हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया और इसी नियम को हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक धारावाही चालक तार है। आई विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। इस तार के किसी अल्पांश के कारण, यानी कि इस तार का एक छोटा सा हिस्सा यदि हम ए बी मान लेते हैं यहाँ पर, तो इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए ये नियम प्रस्तुत किया गया। तो क्या बोलेंगे हम? किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया गया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये नियम चार अलग अलग तथ्यों पर निर्भर करता है। यदि इस अल्पांश की दूरी को हम dl माने, इस अल्पांश से r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया गया था। तो अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की जो रेखा है, इस रेखा के बीच के कोण को हम थीटा बोलते हैं। तो देखिए, ये नियम चार अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्पांश है, इस वजह से इस तीव्रता को अब हम लिखेंगे dB। तो चार अलग अलग तथ्य क्या होंगे? तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार में बहने वाली धारा के समानुपाती। दूसरा, अल्पांश की लंबाई यानी कि dl के समानुपाती। अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। पहला तथ्य हमारा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, तो dB समानुपाती I। दूसरा तथ्य था अल्पांश को लेकर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई यानी कि dl के समानुपाती, तो ये हो जाएगा dB समानुपाती dl। थर्ड, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या यानी कि कोण हमारे पास थीटा है और ज्या को बोला जाता है साइन, तो ये साइन थीटा यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस साइन थीटा के समानुपाती होगी। फोर्थ, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी हमारे पास r है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो भी चीज़ व्युत्क्रम में होती है उसको 1 के बटे में लिखा जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। देखिए, इन चार बिंदुओं के ऊपर ही बायो सेवर्ट का नियम हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या कहेंगे? अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की दूरी dl के समानुपाती, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा के समानुपाती तथा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि इन चारों समीकरणों को हम साथ में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, dB समानुपाती IDL साइन थीटा। देखिए, ये ऊपर की तीनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो जो भी समानुपाती होता है वो बटे के ऊपर लिखा जाता है। तो हम इन तीनों को साथ में लिखेंगे IDL साइन थीटा। ये यहाँ ऐसे लिखेंगे
DL और साइन थीटा। लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रम तो हमेशा बटे में ही लिखा जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मूला या सूत्र या समीकरण जो भी आप इसे कहें ये प्राप्त होगा। तो यदि हम इसको अच्छे से याद रख लेते हैं तो शायद बायो-सैवर्ट के नियम को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए इसको देखकर हम बोले तो कैसे बोलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती और अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए इसको हम थोड़ा यहाँ अच्छे से व्यवस्थित समझते हैं। ये पूरा मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया जो बायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के एक अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होती है, तो dB साइन थीटा, dB समानुपाती साइन थीटा, और अल्पांश के बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती 1/r²। यदि इन चारों समीकरणों को हम सम्मिलित रूप में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो k कांस्टेंट लगेगा जिसको नियतांक बोला जाता है, जहाँ k एक नियतांक है। देखिए दो अलग अलग पद्धतियों में इसके मान हम देखेंगे। CGS पद्धति में वायु या निर्वात में k का मान 1 होता है। यदि इस k की जगह 1 रखें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। और CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस होता है, तो हमें गॉस लिखना है। SI पद्धति में वायु या निर्वात में k का मान होता है μ0/4π। तो देखिए यहाँ पर इस k के स्थान पर हमने यहाँ लिखा है μ0/4π, बाकी पूरा वैसा का वैसा यहाँ लिखा हुआ है μ0/4π पॉइंट आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, इसलिए हमने यहाँ पर टेस्ला लिखा। देखिए प्रश्न के शुरुआत में ही हमें यहाँ पर कहा गया था इसकी सहायता से, यानी कि बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है और इस नियम से इसे निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। यदि इस पूरे फॉर्मूले में हम dl को भी 1 मान ले, r को भी 1 मीटर मान ले, थीटा का मान हम 90 डिग्री रख दे और dB बराबर 10⁻⁻7 रखें, क्योंकि μ0/4π भी 10⁻⁻7 के बराबर ही होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास I बराबर 1 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। इस पूरे फॉर्मूले में हमने dl का मान 1 मीटर रखा, ये dl के स्थान पर 1 मीटर। फिर साइन थीटा का मान 90 डिग्री, तो ये थीटा का मान हमने साइन थीटा का मान 90 डिग्री रखा, तो ये साइन 90 डिग्री हो गया। वैसे ही r बराबर 1 मीटर, तो देखिए यहाँ पर r के स्थान पर हमने 1 मीटर लिखा। तो जब ये सारी चीज़ें dB की जगह हमने 10⁻⁻7 और μ0/4π का मान भी 10⁻⁻7 होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो I बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 एम्पियर, और ये ही चीज़ मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले इसको मैं पढ़ता हूँ। 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे चालक तार के
चाप से प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। देखिए, इसकी लैंग्वेज से आप घबराइए नहीं, ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। समझते हैं। 1 एम्पियर की धारा वो धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या वाले, आर को हम रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं, तो 1 मीटर त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे चालक तार के चाप से, 1 मीटर त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे चालक तार के चाप से प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। तो इस तरीके से यदि आप इसको 2-4 बार रिपीट करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि इसको नोट आप करना चाहते हैं तो ये मैं स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ी सी ये यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर ये इसकी चारों कंडीशंस, फिर चारों कंडीशन का ये सम्मिलित रूप CGS पद्धति सहित, और उसके बाद ये SI पद्धति में, और ये इसके एम्पियर के परिभाषा। ये आपको समझ फिर भी नहीं आया है तो एक बार दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।